कि 10 या 12 मिनट का समय बीपीएससी के इंटरव्यू में मिलता है। उस 10 से 12 मिनट में बोर्ड क्या जज करना चाहता है और कैसे जज कर पाता है कैंडिडेट को। किसी को 60 नंबर मिलते हैं, उसी 10 से 12 मिनट में किसी को 85 नंबर मिलते हैं। आप चूंकि उसके इंटरव्यू बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं, क्या देखते हैं आप एक कैंडिडेट में? जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें अधिकतर छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं। उनमें मेधा की कमी अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से तनिक भी कम नहीं है, न ही मेहनत की कमी है। अगर कमी है तो कॉन्फिडेंस की कमी है, विश्वास की कमी है। आपका क्या मैसेज है हिंदी माध्यम के छात्र जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो ये बात है कि बिकम ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार नहीं। इसके लिए, इसको उत्तर करने के लिए तो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला मुझे फैकल्टी मेंबर होना पड़ेगा। जैसा कि देखा गया है कि बिहार यूपी में काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों पे कि तुम्हें सिविल सर्विसेज ही करना है, और वो उस समय से होता है जब उन्हें खुद उसका फुल फॉर्म तक नहीं पता होता है। तो वो उस वक्त वो सोचने के काबिल भी नहीं होते कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ या बनी हूँ या नहीं, और उनके मन में ये प्रेशर आगे तक कैरी फॉरवर्ड। कि जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान है जैसे जेएनयू, इसमें बहुत सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है, क्या आप इससे सहमत हैं? एकदम एकदम। तो दिस ब्रेन ड्रेन या जिस तरीके से भी तुम इसको डिफाइन करते हो इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी और एन इकोनॉमी। ठीक है ना? तो ये जिम्मेवारी किसकी है? साथियों, काजल की कोठी पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रहकर ही सब कुछ करना। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने वाला हूं वह शख्सियत पहचान का मोहताज नहीं है। श्री त्रिपुरारी शरण किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक व्यक्तित्व का नाम है। किसी किताब का नाम नहीं, किताब के तहजीब का नाम है। श्री शरण की कहानी एक आम आईएएस अफसर की कहानी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन की कहानी है। श्री शरण की कहानी दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक की सिर्फ कहानी नहीं, एक स्टेट्समैन की कहानी है। श्री शरण खुदरंग व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनके ईमानदारी की धमस, कार्यों के प्रति समर्पण और निष्ठा बिहार के गली, मुहल्ले, चौक और चौराहे पर भी आपको सुनने को मिलता है। श्री शरण अपने आप में एक कुशल प्रशासनिक पदाधिकारी तो हैं ही, उससे बढ़कर एक साहित्यकार, एक उपन्यासकार भी हैं। इनकी रचना माधोपुर का घर अपने आप में एक हस्ताक्षर है, जिसमें ग्रामीण परिवेश और शहरी आधुनिक परिवेश के द्वंद्व को दर्शाया गया है। आज श्री शरण से कुछ तीखे सवाल पूछेंगे। श्री शरण वर्तमान में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मंजिल समझकर बैठ गए जिसे चंद लोग, मंजिल समझकर बैठ गए जिसे चंद लोग, ऐसे रास्तों से श्री शरण गुजरते चले गए। ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो मिस्टर शरण। आज कुछ तीखे सवाल हम लोग पूछेंगे। पहली आपकी जो किताब है माधोपुर का घर, यह अपने आप में एक हस्ताक्षर है, पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप प्रोफेसर होते या एक उपन्यासकार होते, you could have contributed more to the nation and society than being an IAS officer? It also depends on how you define the word contribution. I could have contributed more maybe to the literary world, but contribution to society is a very amorphous term. You have to give me the coordinates of what that contribution means. So in my own opinion, in my own eyes, I have done the best that I could have done, but yes, there is always a possibility that I could have done much more than what I have been able to accomplish in this limited period of my active civil service. So maybe, I mean, there is that possibility is always there, and I have always thought about it that I would probably have been a more happy man as a professor, not as a professor just teaching in a classroom, but as a professor who also did academic research and was involved with public life. So it depends on several factors, but
if you were asking me that question, I would definitely say I would have been probably happier as a professor. आप बिहार के मुख्य सचिव भी रहे हैं, क्या कुछ कसक और मलाल है कि अगर कुछ और वक्त होता और समय होता तो आप और कुछ अच्छा कर सकते थे? कुछ कसक और मलाल है? अब कसक और मलाल की परिभाषा इन चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा समय मिलता तो कुछ हो सकता है और भी करता मैं। अब ये बातें बड़ी हेतु मजबूत वाली हैं कि मिलता तो कर लेते, है ना। Sir, there is a general perception among the masses that students from the prestigious colleges like St. Stephen's, Jawaharlal Nehru University, IIT and IIM are joining the civil services, be it through UPSC or State Public Service Commission. But the image of bureaucracy is that of an arrogant bureaucracy in the eyes of the people. Why the image of bureaucrats has not got a drastic change? See, I do agree with you that there is a perception of arrogance amongst the general masses about the bureaucracy. We probably have also not done enough to eradicate that perception. But the thing is that, you know, it's a very old saying, you get the government that you deserve. So when you start putting bureaucrats on a pedestal, then that is where they get this idea from, right? I mean, after all, just think of it. Bureaucrat, before he becomes a bureaucrat, he has to cross so many layers of, competition and preparation and so on and so forth. So when he arrives, at the place which he does, he is in a position to ask for his price, right? And this whole thing of arrogance doesn't come from nowhere, no? It comes because you give him an opportunity to be arrogant. When people are, genuflecting before a bureaucrat for no good reason, considering him my baap, then he will become arrogant. There is no way that you can prevent him from thinking that he is actually the my baap. So when he considers himself the my baap, when he actually considers himself the my baap, then the next moment if you come to him with some concern of yours, some consideration for you, if it doesn't bother him, he'll say, no, you keep away. So it's a two-way process, and it never happens in just one way. If a person continues to be arrogant and the larger society does not give him an opportunity to continue to be arrogant, then there will be a certain point when his arrogance will be thwarted by the society itself. But that doesn't happen in our society. It happens in developed, more Western, more developed societies. You can't really continue to be arrogant. Arrogance is never rewarded by people at large. It's not liked by anyone. So that is where it is. हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि कुछ पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं अपनी नौकरी को छोड़कर राजनीति की तरफ रुख उनका हो रहा है। आप इसको कितना सही मानते हैं? इसमें कोई सही गलत के पर्सपेक्टिव से देखने की बात ही नहीं है। ये तो इंडिविजुअल चॉइस है। हम लोग वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। इसका मतलब कि ब्यूरोक्रेसी में जिस लेवल का सेटिस्फैक्शन उन्हें चाहिए था नहीं मिल रहा है? नहीं, क्यों? उनकी हो सकता है उनका एम्बिशन उससे ऊपर हो। Somebody might want to become more powerful, more ambitious. So how can you prevent him from doing that? यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो 69th BPSC का इंटरव्यू दे रहे हैं। उनके जहन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होती है, जो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना ही है, उसको कैसे टैकल करें? बहुत सारी धारणाएं हैं लोगों के बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में जो वास्तविकता के धरातल पर नहीं है। पहली बात तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, व्हाट इज इट? हाउ डू यू डिफाइन इट? एंड
we will get into all of that, but I will tell you just to begin with, nobody can interfere with your work if you are not allowing him to interfere with it, right? First of all, remember that your image travels before you. Before you reach a position, your image is already there. Image travels better. Okay? So, if the so-called political executive knows that he is not going to get things done the way he wants to, or if he is being unreasonable, then he will be, answered back in his own coin, in his own language, then he will not generally come and mess around with you. बट ऐसा भी तो होता है कि जो ईमानदार पदाधिकारी होते हैं, जो पॉलिटिकल बॉस की बात नहीं सुनते, उन्हें सेंटिंग पोस्ट पर दिया जाता है. हाँ, ज़रूर. लेकिन अगर आप काबिल भी हैं और ईमानदार हैं, तो आपकी काबिलियत की पहचान तो होती है. सर, अब हम दूसरे आयाम पर आना चाहते हैं. आप विभिन्न संवैधानिक संस्थानों के बोर्ड के इंटरव्यू बोर्ड में शामिल भी रहे हैं. जो लोग बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं या यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, जनमानस में एक धारणा यह होती है कि 10 या 12 मिनट का समय बीपीएससी के इंटरव्यू में मिलता है. उस 10 से 12 मिनट में बोर्ड क्या जज करना चाहता है और कैसे जज कर पाता है कैंडिडेट को? किसी को 60 नंबर मिलते हैं, उसी 10 से 12 मिनट में किसी को 85 नंबर मिलते हैं. आप चूंकि उसके इंटरव्यू बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं, क्या देखते हैं आप एक कैंडिडेट में? पहली बात तो एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि इंटरव्यू बोर्ड में आपके ज्ञान को नहीं देखा जाता है. ज्ञान को देखा जाता है, लेकिन ये जो धारणा है कि आपके ज्ञान के आधार पर आपको नंबर दी जाती है, हमको नहीं लगता है कि कहीं भी इस तरीके का किसी भी ढंग के इंटरव्यू में. अब बेढंगी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किसी भी ढंग के इंटरव्यू में आपके सिर्फ ज्ञान और ज्ञान की ही क्या कहते हैं परीक्षा होती है, वो नहीं है. आप अवधारणात्मक तौर पे conceptually whether you can understand things, whether you can digest them, whether you can collate them together, that is more important than just the answer to some factual questions. That is more important. क्योंकि you are going to become a bureaucrat, तो as a bureaucrat, as a civil servant, every time you have a task, you will need to formulate the task in your mind in conceptual terms and put things together in a way that you can find a solution which is acceptable to everyone. तो वो सारी चीज़ें हैं. अब जैसा मैंने कहा कि मैं किसी भी बोर्ड की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन दिस इज़ द जनरल टोन एंड टेनर ऑफ एवरी बोर्ड. दूसरी चीज़ है कि बहुत समय मैंने देखा यूपीएससी के इंटरव्यू में भी, बीपीएससी के इंटरव्यू में तो बहुत ज़माने से मैं देख रहा हूँ. तो कभी कभी लोग बिना सोचे हुए धड़ बोलना शुरू करते हैं, है ना. दैट इज़ रॉन्ग. नॉट रॉन्ग, दैट डजंट गेट यू एनी एक्स्ट्रा मार्क्स. टेक योर टाइम, बट बी आर्टिकुलेट एंड करेक्ट. Being articulate and correct together gets you the maximum marks, that I can tell you. एक जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें अधिकतर छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं. उनमें मेधा की कमी अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से तनिक भी कम नहीं है, न ही मेहनत की कमी है. अगर कमी है तो कॉन्फिडेंस की कमी है, विश्वास की कमी है. आपका क्या मैसेज है हिंदी माध्यम के छात्र जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो ये बात है कि हिंदी माध्यम के छात्र के पास कॉन्फिडेंस की कमी होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए. बीपीएससी में तो आप बहुत आसानी से हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात करने में कोई मनाही नहीं है. और बीपीएससी के बोर्ड में तो मैंने देखा है सब लोग हिंदी न सिर्फ जानते समझते हैं, बल्कि अगर आप हिंदी बोलते हैं और सही तरीके से बोलते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं, प्रभावी तरीके से बोलते हैं, तो हिंदी भाषा भी उतनी ही प्रभावित कर सकती है जितना कि अंग्रेज़ी भाषा करती है. तो ये जो डिस्टिंक्शन है कि अंग्रेज़ी में बोलेंगे तो अच्छा होगा और हिंदी में बोलेंगे तो
मुझे शायद उतना नंबर नहीं मिलेगा। इसको तो दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर बिहार में भी आपको आपके दिमाग में इस तरीके की शंका है तो वो बहुत गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हिंदी माध्यम से जो लोग आए हैं, मैंने देखा है जो जिसके पास वो ज्ञान है उसमें कहीं कोई कॉन्फिडेंस की नहीं है। बहुत सारे लड़के आते हैं जो खूब आसानी से बोलते हैं। तो ये पहली बात तो इस परसेप्शन को दिमाग से निकालना होगा कि हिंदी में अगर हैं तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, हिंदी माध्यम से अगर हम हैं तो उस परसेप्शन को निकाल दोगे तो आराम से चलेगा। सर, 17वीं बीपीएससी जो 17 नवंबर को होने वाला है उसमें तकरीबन 2000 के आसपास रिक्तियां हैं, जो कि बीपीएससी के इतिहास में इतिहास ही है अपने आप में। जो छात्र इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? इंटरव्यू के लिए ओवरऑल जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी के थ्रू एंटर करना चाहते हैं, आपका उनके लिए 1.5-2 महीना में प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें, मेंस के लिए क्या तैयारी करें, एक छोटा आप उनके लिए अगर रोड मैप देंगे तो। देखो, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी पढ़ते हो उसको गहनता से पढ़ो, इंटेंसिवली, एंड वॉट एवर यू आर लर्निंग, लर्न इट विथ अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट, नॉट मैकेनिकली। ये नहीं कि मैकेनिकली पढ़ रहे हैं। अब इतिहास ही पढ़ रहे हैं तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, अपने से अपने परसेप्शन से, जो तुम जानते आए हो, जो सीखे हो, उससे रिलेट कर सकते हो कि नहीं। मतलब कि किताब में जो लिखा हुआ है उसको आंख से देख रहे हैं और उसको मन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रोट लर्निंग। यू कांट लर्न दैट वे, एंड इवन इफ यू कैन लर्न यू कैन नॉट रिटेन इट फॉर टू लॉन्ग। तो वो है। और एक कहावत तो मैं सबको कहता हूँ, वही बात, एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो जिसको भी उठाओ, जो चीज़ भी उठाओ, चाहे वो हिस्ट्री उठा रहे हो तो पहले उसको ख़त्म करो। एकदम एंड टू एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन इन हिस्ट्री। सिमिलरली विद अदर सब्जेक्ट्स। हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जो 69 बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लेते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं? सर, जैसे हम लोग एस्पिरेंट जब तैयारी करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो सर, आप थोड़ा उस पर लाइट डाल सकते हैं कि कैसे कैसे वेरियस चैलेंजेस हो सकते हैं और उन्हें मतलब हम किस तरीके से सर हैंडल करें? सर, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हो सकते हैं उसकी सूची तो मैं तुमको ऊपर से नीचे तक नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर चैलेंजेस हैं अपने राज्य में, फॉर एग्जांपल, तो एक तो है विधि व्यवस्था को कायम रखना, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। देन डिजास्टर रिलीफ, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेली बेसिस पर नहीं आती हैं, है ना। दीज आर नॉट डेली अफेयर्स, लेकिन जब वो आती हैं तो वो भयानक तरीके से आती हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और बाकी तो और कोई चैलेंज नहीं है, दे आर रूटीन वर्क, यू नो, दिस इज, डोंट लुक एट देम एज चैलेंजेस। और किसी के प्रश्न है? आपके प्रश्न? जी सर। सर, आपके एक इंटरव्यू में, साहित्य तक को दिए हुए इंटरव्यू में, आपने उसमें कहा था कि हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना। सब कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना, सब सारे काम नहीं कर सकते। तो सर, मैं चाहूँगी कि आप उस पर कुछ इंसाइट दें कि कई बार तैयारी के दौरान स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं शायद इसके लिए बना ही नहीं। तो उन्हें कैसे खुद को जज करना चाहिए? क्योंकि करियर काउंसलिंग जैसी चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत कम है, जहाँ लोग खुद को जज करते हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो सर, आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव रहेगा कि उन्हें कैसे सोचना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है ना कि जहाँ आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये दिस इज़ एन ऑप्शन दैट यू हैव चोजन, है ना। सिविल सर्विस में जाने का या TCS में काम करने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, ये तो एक आप तय कर रहे हैं ना, आप अपने डेमोक्रेटिक ऑप्शन के अंतर्गत तय कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को तय कर रहे हैं तो
कम से कम पहले कदम पर ये तो सोचा होगा ना कि हम उसके लिए लायक हैं कि नहीं लायक हैं, हम वहाँ पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते, ये सोचना तो बहुत ज़रूरी है ना। अब मैं बैठ करके अभी तय कर लूँ कि मैं ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो दैट इज़ रिडिकुलस, नो, बिकॉज आई कैन नेवर ever imagine myself becoming the prime minister of a country because I am not in that domain. तो वो जब आप तय करते हैं ना पहली बात, तो वहीं से शुरुआत होती है प्रिपरेशन की, कि आपने तय किया कि हाँ हम इसके लायक बन सकते हैं, तो पहली शुरुआत, पहली तैयारी जो है वहाँ से हो जाती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये है कि अब वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, you study the requirements, you look at them and then you prepare accordingly. सो पर जैसा कि देखा गया है कि बिहार यूपी में काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों पे कि तुम्हें सिविल सर्विसेज ही करना है, और वो उस समय से होता है जब उन्हें खुद उसका फुल फॉर्म तक नहीं पता होता है। तो वो उस वक्त वो सोचने के काबिल भी नहीं होते कि क्या मैं इसके लिए बना हूँ या बनी हूँ या नहीं, और उनके मन में ये प्रेशर आगे तक कैरी फॉरवर्ड करता है। तो प्रेशर कौन लाता है? पेरेंट्स ज़्यादातर। पेरेंट्स लाते हैं तो पेरेंट्स की गलती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स लाते हैं और आप उससे उनसे सहमत नहीं हैं और आपको लग रहा है कि प्रेशर आपके ऊपर डाला जा सकता है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप भाग जाइए, घर से भाग जाइए, है ना, कलकत्ता में जाके कोई काम कीजिए दुकान में और साथ में पढ़ाई कीजिए, या दिल्ली में जाकर के कोई पार्ट टाइम जॉब कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और प्रेमचंद की कहानियां हैं कई सारी, लौट करके आता है घर पे बहुत बड़े इसमें, तो एक ऑप्शन वो है। दूसरा ये कि पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स के ऊपर से प्रेशर है और आप उससे सहमत नहीं हैं कि आपको ये करना है वो करना है, तो वो प्रेशर आने का कारण ये है कि भाई आपके माता पिता भी एक समाज में रहते हैं, जिस समाज में एक दर्जा बना हुआ है, एक सीढ़ी बनी हुई है, कैटेगरीज बनी हुई हैं कि दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन, दिस इज द मोस्ट पेइंग प्रोफेशन। तो आप उसके विकल्प में कम से कम सोचिए कि आप कुछ ऐसा उसी समाज में वहीं पे रह करके क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनका परसेप्शन बदले, है ना। फॉर एग्जाम्पल, nobody is preventing you from becoming a lawyer. I see so many students coming out of national law universities and then appearing for civil services. So your parents have to know that even as a lawyer, you can become a very respected and highly prized entity in society, है ना। तो हर व्यक्ति हर समस्या को अपने अपने तरीके से हैंडल करता है और इसके लिए कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है ना। सो एक और छोटा सा प्रश्न, बीइंग योर जूनियर फ्रॉम JNU, मैं जानना चाहूंगी कि JNU की आपकी व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ा? JNU की मेरे व्यक्तित्व पे तो बहुत असर पड़ा बेटा। ऐसा है कि एक चीज़ जो हमने देखा सीखा अपने JNU के छात्र जीवन के दौरान, वो था ज्ञान की पिपासा। लोगों के मन में बहुत सारी बातें आती हैं, वो सबको मैं सबको पीछे कर रहा हूँ, लेकिन जो ज्ञान के प्रति लगाव है ना, attachment, the passion for knowing, and I am not saying knowing कि बाबर का बेटा कौन था और अकबर का बाप कौन था, ये नहीं, knowing in ontological epistemological terms, है ना। तो वो जो चीज़ थी ना, हम पढ़े उसके पहले भी कॉलेज में पढ़े, लेकिन अवधारणात्मक स्तर पे ज्ञान के प्रति लगाव और ज्ञान के लिए संवेदना, वो JNU का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे व्यक्तित्व में और मेरे व्यक्तित्व के विकास में रहा है, मैं ये मानता हूँ। और वहीं से शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की, कि मेरी उतनी ही रुचि है साहित्य में भी, मेरी उतनी ही रुचि है
दुनिया में हो क्या रहा है उसके बारे में भी पढ़ने की। तुम अगर मेरे घर पे आओ और मेरी लाइब्रेरी देखो तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि ये JNU का पढ़ा हुआ आदमी है। जी सर, पर हाल के दिनों में JNU has been in the news because of the bad reasons. It is being considered as the अड्डा ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग। इस पर आपका क्या कहना है? अड्डा टुकड़े टुकड़े गैंग, इस पर आपका क्या कहना है? अब वो तो कुछ लोगों का परसेप्शन है और वो गलत परसेप्शन है। पर इतनी आज़ादी भी एक संस्थान में देना लोकतंत्र के लिए घातक है, जहां पर देश विरोधी नारे लग सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, पर इतनी भी आज़ादी कैंपस में मिलना क्या आपको उचित लगता है कि जहां पर देश विरोधी नारे भी लगे? अब वो देखो, वो जो है एक कंट्रोवर्शियल बात है कि वास्तव में वो नारे लगे थे कि नहीं लगे थे। ये तो मैं जानता हूँ कि इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि वास्तव में वैसे नारे लगे थे या नहीं लगे थे। लेकिन देश के टुकड़े टुकड़े हों, ये नारा लगाना अपने आप में गलत है, ये तो तय है, उसमें तो कोई दो मत कोई नहीं सकता। लेकिन इस बात को अगर हम स्वीकारते हैं कि यही अपने आप में एक विवादित बात है कि वास्तव में वो नारा लगा था या नहीं लगा था, उस विवादित बात को लेकर के JNU एक संस्था के ऊपर लांछन लगाना वो गलत है। पर ऐसा कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि JNU में आखिर में ऐसा और सब यूनिवर्सिटी में विवाद में क्यों नहीं आता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, IIT हो, IIM हो, वहां पे भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, पर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां पर देश विरोधी नारे का आरोप भी लगा हो। पर JNU में इतनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि अगर ऐसा आरोप भी लग रहा है तो क्या आपको नहीं लगता है कि यह भर्त्सना योग्य बात है? देश विरोधी नारे लगना तो मैंने पहले ही कह दिया कि यह गलत है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में सोचने की तो आज़ादी होनी चाहिए, वरना उसके बिना यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इफ़ यू डू नॉट गिव इंटेलेक्चुअल फ्रीडम टू द स्टूडेंट्स इन एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी इज मीनिंगलेस। ठीक है? सो बियॉन्ड दैट every institution will frame up its own culture, its own dialectic, its own way of keeping the students and so on and so forth. But that freedom to think will always need to be there. And remember that everything has a line. You can't cross that. Okay? Whether it is a line related to discipline, whether it's a line related to freedom or whatever it is. I always tell people, John Stuart Mill, who's written on liberty, his famous saying, the most famous saying, do you know what it is? That the rotation of my hand must stop where the rotation of your hand begins. So that basic understanding of freedom we should have. So if we are doing something which violates this notion, then we are in the wrong. But if it doesn't violate this notion, then आपसे मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान है जैसे JNU, इसमें बहुत सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है, क्या आप इससे सहमत हैं? एकदम सहमत है। मैं जब पढ़ता था, पर ऐसा भी तो है कि जो टैक्स पेयर्स मनी है आपके सब्सिडाइज्ड एजुकेशन को फंड तो कर रहा है, पर यहाँ से पढ़े लोग विदेश जा रहे हैं और फिर विदेश में काम कर रहे हैं। जो आप टैक्स पेयर्स मनी से आपने जो पढ़ाई करी, दैट इज नॉट रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी इन द वे इट कुड हैव बीन। आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक ऐसा परिवार जो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि उस परिवार का लड़का विदेश में जाकर के गूगल का इंजीनियर बनेगा, वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके ज़माने में उसने JNU में हाईली सब्सिडाइज्ड पढ़ाई की और वहाँ से निकल करके वो गूगल में इंजीनियर बना। आप इस बात को क्यों नहीं देखते हैं? सरकार का तो काम है सब्सिडाइज करना एजुकेशन, सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। द मोर दे कैन अफोर्ड, द बेटर इट इज फॉर सोसाइटी। एक बड़ी फिर कहावत से मैं बात कह रहा हूँ, कहावत नहीं, कहना है, you know what made America, not capitalism or socialism or any of those things. It is the American educational institutions. Go to
any average American university and you see the kind of infrastructure they have. I have been to at least 24 universities. You know, that is what really made that society. Education. And of course, there are several other things. I'm not saying education alone, but education was a major factor. You know, and so questioning the subsidy for education is neither morally right, neither socially right, nor economically right, and fundamentally, I would say, not even ethically right. Because what is the government supposed to do? Government is for the people. और मैंने कहा ना कि one family, if it has benefited from that subsidy of the government and benefited in a way that they could not imagine sending their child to an American university or to an IIT or to JNU, then it justifies that thing. It is absolutely right. मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न और है कि बिहार नहीं, के आप तीन अंतिम और कर सकते हैं। बिहार के बच्चे दिल्ली में जाते हैं, बिहार के लोग बॉम्बे जाते हैं, रिक्शा ठेलने वाला भी बिहार का मिलता है, वहाँ का टॉप बॉस जो ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में है वो भी बिहार का मिलता है, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हर जगह हो। बिहार के पिछड़ेपन का कारण जितना राजनीतिक उदासीनता जिम्मेवार है, क्या आप नहीं मानते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक उदासीनता उतना ही जिम्मेवार है? बिहार के बदहाली के मुख्य कारण में जितना राजनीतिज्ञ जिम्मेवार हैं, उससे तनिक भी कम ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए, इसको उत्तर करने के लिए तो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला मुझे फैकल्टी मेंबर होना पड़ेगा, तब जाके इसका उत्तर मैं दे पाऊंगा, क्योंकि इसका एक लाइन उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। इस प्रश्न से बचते नजर आ रहे हैं। नहीं, बचने की बात ही नहीं है, बचने की बेटा बात ही नहीं है। बोलो तो पूरा उत्तर दे दें, लेकिन पूरा उत्तर मैं 2 लाइन में नहीं दे सकता। मैं जनता पर छोड़ता हूं कि वो निर्णय ले कि आपने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। हाँ, ठीक है सर, मेरा सवाल थोड़ा अलग है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग कि सर ब्रेन ड्रेन बिहार से काफ़ी मतलब देख रहे हैं 90s के बाद एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है कि यहाँ पे जो एक्चुअल टैलेंट है वो ठहरता नहीं है। तो पहला प्रश्न ये कि क्या ये ब्रेन ड्रेन कुछ और टाइम तक चलेगा या कब तक चलेगा? हम अपनी समझ से तो नहीं समझ पाते हैं। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से बता पाएं। तुम्हारा क्या मतलब? जी, ब्रेन ड्रेन से है कि बिहार के जो बच्चे हैं जैसे 10वीं उन्होंने पास की, तो अब 12वीं और अच्छी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो 80-90% बाहर जाना चाहते हैं। जिनके पास वो कैपेसिटी होती है वो बाहर चले जाते हैं, जिनके पास नहीं होती है वो यहाँ के कॉलेजेस में पढ़ते हैं। जिनके पास कैपेसिटी होती है वो पढ़ लेते हैं उधर, चाहे दिल्ली में पढ़े, बैंगलोर में पढ़े, लेकिन वापस नहीं आ पाते। तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लड़का पास करेगा तो वो भी तो चाहेगा ना कि गूगल में नौकरी करे, चाहेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। या टीसीएस में नौकरी करे। अब गूगल और टीसीएस आते ही नहीं है एमआईटी में रिक्रूटमेंट के लिए, तो फिर क्यों नहीं उस लड़के की आजादी, ये चुनने की आजादी को आप क्यों दबाना चाहते हैं? उसका गला क्यों दबाना चाहते हैं? ये है ना कारण। और मैं लोगों से कहता हूं, देखो जो कारण यहां से डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन का है, वही का दैट सेम लॉजिक अप्लाइज टू ऑल ऑफ दिस आल्सो। यू नो, जब हम पुणे में डायरेक्टर थे फिल्म इंस्टीट्यूट के, हमारे कई सारे फैकल्टी मेंबर्स थे वहाँ, सबका घर भरा रहता था, बच्चे, पोता, नाती सब रहते थे। क्यों भाई? क्योंकि बच्चा वहीं पे स्कूलिंग किया, वहीं पे पढ़ा, पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, और उसको वहीं पे मर्सिडीज में या गूगल में या किस में नौकरी मिल गई। ऐसा संभव है बिहार में? नहीं संभव है। तो दिस ब्रेन ड्रेन, या जिस तरीके से भी तुम इसको डिफाइन करते हो, इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी और एन इकोनॉमी। ठीक है ना? तो ये जिम्मेवारी किसकी है कि गूगल आए बिहार में? यह जिम्मेवारी किसकी है? गूगल को जबरदस्ती आप नहीं ला सकते ना। इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरह का इकोसिस्टम तैयार करने की सरकार की, तो सरकार का तो पार्ट ब्यूरोक्रेसी भी है, राजनीतिज्ञ है, तो आखिर में ऐसा सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है? नहीं, सिंक्रोनाइजेशन की बात नहीं है ना। दिस इज समथिंग व्हिच कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, राइट?
And when it cannot happen overnight, and when you dig deep into the more substantive reasons, then there are a whole lot of things that you will have to collate together and be able to see why this not happened. And there's no point in just skimming the surface and saying it is because of this or because of bureaucratic apathy. Bureaucratic apathy, yes, I am not disagreeing with that, but you will have to go deeper into that. Bureaucratic apathy is only the symptom, no? Is only the symptom. You will have to delve a little deeper into what causes that symptom. What is it a result of? That is what you will have to Sir, do. you have been to the top post of the state. Mm-hmm. There is a general perception among the mass, and let me put the things very bluntly. Mm-hmm. Red tapeism is considered as one of the major problem which is not allowing Bihar to grow. This is the general No, perception. this is not red tape is not a problem just with Bihar. Red tape is a problem with bureaucracy, with the government in general. With the government in general, it's not a problem just with Bihar. और किसी के प्रश्न का पूछ सकते हैं? Sir, I have a question. Sir, writing is a very painful experience. And मैं हरिशंकर परसाई का ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, इन्होंने भी ये बात लिखा था. मेरे साथ भी ये फील हो रहा है. मैंने चाइल्ड लेबर पे कुछ, मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ तो कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं तो मैं लिखने का कोशिश करता हूँ. मेरे माइंड में बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन सर उसको लिखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आप अपना बुक लिख रहे थे माधवपुर का घर, तो आपको ऐसा फील हुआ और आपने कैसे इम्ब्रेस किया उस फीलिंग? कैसा फील हुआ? लाइक राइटिंग में कोई रेजिस्टेंस आया व्हेन वी? अपने फीलिंग्स को आपने कैसे लिखा? यस सर, लाइक पेनफुल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा कि पेनफुल रहता तो लिख ही नहीं पाते ना. पेनफुल रहता तो Yes, लिख ही नहीं पाते ना. यस सर. तो मुझे बात पूरी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही. सर मैं ये बोल रहा हूँ कि लिखना बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम अपने You are using the wrong expression. Yes, Writing is not a different painful type. experience at all. Sir. Writing is a pleasurable experience. यस सर. Unless it is a pleasurable experience, unless it is a pleasurable experience for you, you will not be able to write well and write at all. Sir, है ना? for example, sir, when I write some travelogue on child labor, so I write it, sir, but the emotional turbulence is very high, sir. Like, how can I manage that? Why should there be emotional turbulence? You were writing about child labor, and Yes, sir. if you want to write objectively about it, then there should be no turbulence. Yes, sir. The turbulence should be about the fact that you are a member of this society. Yes, sir. The turbulence should be about the fact that you are not able to do anything about that. Okay? Yes. But why should there be a turbulence about when you are writing? I see no reason for that. Yes, sir. Thank you, sir. और कुछ प्रश्न? सर, जैसा कि आप एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और एक अच्छे लेखक हो गए हैं, तो ऐसा परसेप्शन है कि देश को जो चला रहे हैं सर, वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं. तो आपको नहीं लगता कि जब अभी तो स्टूडेंट होते हैं हम लोग, जब वो सर्विस में आते हैं तो उनको कैसे रिसर्च, जैसा कि आप बताए कि टॉप यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के हैं या ब्रिटेन के हैं, तो उसमें बच्चों को रिसर्च डेवलपमेंट में बात की जाती है, जो हमारे यहाँ बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस रहेंगे. जैसे आप JNU से पढ़े सर, वहाँ कुछ चुनिंदे यूनिवर्सिटीज़ हैं, DU है, आपका JNU है. तो सर वो एक प्रोफेशनल करियर के साथ साथ लेखनी में या फिर रिसर्च के लिए वो कैसे बैलेंस किया जा सकता है सर? सबके वश की बात नहीं है, इसलिए कैसे क्या बतावें. तो जिसको पहली बात तो उसमें रुचि होगी उसी में आगे बढ़ेगा. जी सर. जब रुचि ही नहीं तो आगे बढ़ने का सवाल नहीं उठता है. जिसको रुचि है तो वो अपने आप को शिक्षित करता है. शिक्षित करने का मतलब ये नहीं कि BPSC कोचिंग वाला में हम एनरोल करके और सीखें. ये शिक्षा जो है कोई आपको दे नहीं सकता, आपको ग्रहण करनी होगी किताबों से, लोगों से बातचीत करके, है ना. आजकल हर कोई समझता है कि ये ऑनलाइन चले जाओ सब कुछ मिल जाएगा. तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जिस भी चीज़ में अवधारणात्मक जो उसका अंग है ज़्यादा है, जिसमें उसकी बहुलता है,
when there is a conceptual dominance, that you cannot, learn in a classroom. That you will have to learn through your experience, through your own interaction, not just with books, but with people who are learned, who know the subject, who know about it. सर, ये जो आपकी किताब है, ये बहुत ही रोचक तरीके से लिखा गया है, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप मुझसे एक किताब रिकमेंड करने की बात करेंगे तो निसंदेह भाव से आपको यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए, माधोपुर का घर। और अगर आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर भी रहते हैं तो यह किताब आप एक झटके में खत्म कर सकते हैं, इतना रोचक अंदाज में यह किताब लिखा गया है। सर, आपकी अगली किताब कब आ रही है, आप ये बताएं। कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। अब टाइम लिमिट तो उस पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2-4 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुभकामना आपको आप अगली किताब के लिए, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट अ पर्सन लाइक यू। फिर किसी अगली शख्सियत से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।